देखें, तेरा बाप आया है, आपके अब्बू आए हैं, बात तो दोनों एक है। कभी वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोल रहे होते हैं, कभी वो सिटिंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोल रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम, बल्कि उन्होंने इस हद तक एक गिरी हुई हरकत की कि उन्होंने ये कहा कि लाहौर चैम्बर के साबिका सदूर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्वस है। लाहौर ऑफ चैम्बर जो है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की वन ऑफ द अटमोस्ट एक सिग्निफिकेंस रखता है। लेकिन जो सबसे बड़ा ताल्लुक है वो FBR के साथ है या PRA के साथ। लेकिन जो कमिश्नर हैं PR के, वो गुजरांवाला का भी उनका इंचार्ज उनके पास है, और लाहौर का भी, और 2 से 3 दिन इधर गुजारते हैं, 2 से 3 दिन। सनतकारी और ताजिर जो हैं, ताजिर हजरात, सनतकारी और तमाम इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल्स, समझते हैं कि ये नुमाइंदगी क्या एक आम ताजिर को भी फ़ायदा पहुंचाती है? अब जो करंट पोजीशन ऑफ द चैम्बर है वहाँ पर अब जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं उनकी अपनी एसोसिएशंस बन गई हैं। आपके दौर में आपकी मुलाकात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी हुई उसमें थी। आपने क्या बात की? डॉलर का इशू उठा था, आपके भाई ने उठाया था कि जी डॉलर और जो रुपये की पैरिटी है उसको स्टेबल करवाया जाए, क्योंकि अब बड़े ग्रुप्स, बड़े लोग, बड़े सेक्टर्स चैम्बर में नहीं आते और चैम्बर ज़्यादा ट्रेड कम्युनिटी के पास चले। एक परसेप्शन, एक तासुर ये क्रिएट किया जाता है कि चैम्बर के जो भी इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर कुछ ही ग्रुप्स हैं, उन्होंने ही आपस में बारी लगाई हुई है। देखिए, आप अपनी मुल्क की सियासत को देख लें। 4 से 5 आपके पार्टीज हैं, खानदान हैं, 10-12। तो जो आपकी कौमी सतह पर एक चीज़ कायम है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट। बगैर सरदार के हम जंग लड़ेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई बुराई है कि ग्रुप्स का बनना और उनको लीड। सरबराह है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पर, तो अगर वो तनकीद हुकूमत वक्त पे करते हैं तो क्या इसमें कोई मसला है? एक डिपार्टमेंट के खिलाफ आप FBR को आप कह रहे हैं जी आप करप्ट हैं, आप चोर हैं, भाई ठीक है, आपने क्या, आपके पास इसके अलावा कोई और अल्टरनेट है? आपकी बातों से ये एक तासुर और एक परसेप्शन क्रिएट हो सकता है कि जो अब सदर साहब बैठे हैं, क्या वो फिर अपनी सीट के कैपेबल नहीं है कि उनको तरीक़ेकार का भी मुवाजना नहीं करना पड़ रहा? मैंने आपको ये कहा कि बादशाहत अल्लाह देता है, अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाहत दी है और वो अच्छे हैं या वो अच्छे नहीं हैं ये वक्त साबित करेगा उनके उतरने के बाद। फील्ड मार्शल साहब ने बीच में इस्लामाबाद के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डिफरेंट जो प्रेसिडेंट्स थे वहाँ पे मौजूद थे। हमारे देखें, जब एक दफ़ा एक पॉलिसी बन जाती है तो अभी लाहौर चैम्बर ने, चले मैं उनको प्रेज़ भी करता हूँ कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AGN पॉडकास्ट के साथ उमर शरीफ लगारी आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करेंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं काशिफ अनवर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं और आज डिटेल डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूशन कर दी है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान इकनॉमिक, इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू काशिफ साहब, आपने आज अपना कीमती टाइम हमें दिया। डिटेल डिस्कशन करेंगे ख़ास तौर पर चैम्बर के हवाले से। लाहौर ऑफ चैम्बर जो है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की वन ऑफ द अटमोस्ट एक सिग्निफिकेंस रखता है और आपने बड़ा उसमें वक्त गुजारा है। सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा अपने बिज़नेस के हवाले से बताएं ताकि नाजरीन का और आपका हमारे इस पॉडकास्ट में एक लिंक जुड़ सके जो हम आगे चैम्बर्स के हवाले से बात करेंगे। देखिए, चैम्बर्स का जो सबसे बड़ा मकसद है वो यही है, स्टेट और स्टेक होल्डर्स के दरमियान जो उनके इश्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाए जाएं और बिज़नेस कम्युनिटी के बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी कंसर्न्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी। लेकिन जो सबसे बड़ा ताल्लुक है वो FBR के साथ है या PRA के साथ है, जहाँ से सारी हमारी टैक्स के इश्यूज डिस्कस होते हैं। तो हमारा ज़्यादा जो ताल्लुक है और ज़्यादा जो परेशानी है, ज़्यादा मामलात जो हैं वो हमें टैक्स का ही आसान करने, और जो सबसे बड़ा एक इशू है कि लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं आते और हम पे भी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि चैम्बर में वही लोग मेंबर बन सकते हैं जो टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं और अल्टीमेटली उन्हें वोटर बनने के लिए हर साल अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स को फाइल करना पड़ता है। तो जितना अच्छा हमारा हम इश्यूज़ को उठाकर
चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ हो, चाहे वो इम्पोर्टर्स के हों, चाहे वो एक्सपोर्टर्स के हों, हम डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाएंगे और रिजॉल्व करेंगे, उतनी बेहतर हमारी प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस होगी। ये सनतकारी और ताजिर जो हैं, ताजिर हजरात, सनतकारी और तमाम इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल्स के नुमाइंदे होते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये नुमाइंदगी क्या एक आम ताजिर को भी फ़ायदा पहुंचाती है? एक तो हम देखते हैं प्रोमिनेंट जो है वो पब्लिक फिगर्स होते हैं जो, तो वो तो चलो उनके मसाइल हल हो जाते हैं, जो आम ताजिर है बेचारा वो उसके भी मसाइल हल होते हैं। देखिए, अब जो करंट पोजीशन ऑफ द चैम्बर है वहाँ पर अब जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं उनकी अपनी एसोसिएशंस बन गई हैं, जो कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये एक नुकसान हो गया है, क्योंकि अब बड़े ग्रुप्स, बड़े लोग, बड़े सेक्टर्स चैम्बर में नहीं आते और चैम्बर ज़्यादा ट्रेड कम्युनिटी के पास चली गई है या एसएमईज के पास चली गई है। और अगर हम ये बात करें, जैसे आपने टेक्सटाइल की बात की, तो एप्टमा है, स्टील वालों का अपना ग्रुप है, टबैको वालों के अपने ग्रुप हैं। तो जितने बड़े बड़े जो सेक्टर्स हैं जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं वो अपनी एसोसिएशंस के थ्रू अपने इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं, लेकिन उनको चैम्बर में भी आना चाहिए। बल्कि हमारी 2 क्लासेस होती हैं हर चैम्बर में, एक कॉर्पोरेट क्लास और एसोसिएट क्लास। कॉर्पोरेट क्लास में वही लोग होते हैं जो इन ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, चाहे उनके अपनी एसोसिएशंस भी हैं। तो जहाँ तक जो आपका पर्टिकुलर सवाल है कि जो ऐसे लोग हैं, जो हमारी ऐसी कम्युनिटी है, बिल्कुल उन्हीं की आवाज़ चैम्बर है। और क्योंकि जो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं डायरेक्टली अफेक्ट वही लोग हो रहे होते हैं, एक दुकानदार, एक ताजिर, छोटा एसएमई, ये अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, चाहे फिर वही बात है, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल की हों, चाहे वो म्यूनसिपल लेवल की हों, चाहे वो फेडरल लेवल की हों, ये कम्युनिटी जिसकी आवाज़ कोई नहीं उठाता, चैम्बर उसकी आवाज़ उठाता है। अच्छा सर, काशिफ साहब ये बताएं कि ये एक परसेप्शन, एक तासुर ये क्रिएट किया जाता है कि चैम्बर के जो भी इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर कुछ ही ग्रुप्स हैं, उन्होंने ही आपस में बारी लगाई हुई है, कभी वो किसी का ग्रुप आ जाता है, किसी आपका ग्रुप आ जाता होगा, ये इस बात में कोई सदाकत है? देखिए, आप अपनी मुल्क की सियासत को देख लें। 4 से 5 आपके पार्टीज हैं, खानदान हैं, 10-12। तो जो आपकी कौमी सतह पर एक चीज कायम है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना। तो जो ग्रुप्स हैं अल्टीमेटली ये ग्रुप्स बन जाते हैं, फिर ग्रुप्स उसको लीड करते हैं और किसी भी फौज के सरदार होते हैं। तो अगर हम ये कहें कि हम बगैर फौज के और बगैर सरदार के हम जंग लड़ेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई बुराई है कि ग्रुप्स का बनना और उनको लीड करना। और जब तक आपके सीनियर्स आपके साथ नहीं होंगे, जब तक ऐसे लोग आपके साथ नहीं होंगे जो एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो जो नए एंट्रेंट्स हैं उनको गाइड कैसे करेंगे, उनको चलाएंगे कैसे? तो अगर अल्टीमेटली अगर मेरे बच्चे ने बिजनेस में आना है तो मुझे ही सिखाना ना, उसे वो कहीं से सीख के तो नहीं आएगा। तो हमारे सीनियर्स जो हैं वो गाइड करते हैं। मेरा सवाल ये है मदमाना सर कि आप सदर भी रहे और इससे पहले भी कई कमेटियों में आप मेरे ख्याल में पार्ट रहे हैं चैम्बर की, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपके वालिद मोहतरम भी इस कमेटी का हिस्सा रहे थे। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तीसरी नस्ल लाहौर चैम्बर की प्रेसिडेंट रही है। तो क्यों नहीं सर एक आम ताजिर जो बेचारा छोटी सी दुकान वाला है, जो ग्रास रूट लेवल के मसाइल जानता है, जो टैक्स का बर्डन है, वो उस टैक्स के बर्डन को समझ सकता है कि हाँ जी ये क्या एक ऐसा जुल्म और सितम होता है उस आम ताजिर पे जो उसको उसके घर के जो घर का एक सर्कल है उसको ख़राब कर देता है। आप नहीं समझते कि आम रूटीन के बंदे को भी सदारत का मौका दिया जाए? देखें, पहली बात तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहूँगा कि बादशाहत अल्लाह की है, ठीक है, और अगर कोई बादशाह बनता है तो अल्लाह ताला की अता से बनता है जी। मेरे बड़े ताया भी प्रेसिडेंट थे, मेरे वालिद साहब भी प्रेसिडेंट थे, मैं भी प्रेसिडेंट रहा हूँ। अब बात यह है कि जो ये सवाल आपने किया जी, हम 100 साल से लाहौर चैम्बर चल रहा है, इसके 3 प्रेसिडेंट्स होते हैं, एक प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। 300 लोगों में से अगर 2 से 3 हमारी फैमिली के बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह हम कैपेबल थे तो बने, ठीक है। और दूसरी बात है कि जब मैं प्रेसिडेंट था, जब मेरे वालिद साहब प्रेसिडेंट थे, क्या हमने बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज को नहीं उठाया? क्या हमने वो पॉइंट्स रेज नहीं किए जो एक आम आदमी को लाहक हैं?
क्या हमने वो प्रॉब्लम्स ट्रेडर्स की, बिजनेस कम्युनिटीज़ की, इंपोर्टर्स की, एक्सपोर्टर्स की नहीं उठाई? अब बात ये है कि इस बात को ये कह देना कि जी आप 3 नस्लों से आपके प्रेसिडेंट हैं तो आप ही उस ग्रुप में, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगले कैपेबल नहीं है, उनकी फैमिली में से नहीं बने, हमारी फैमिली में कैपेबल लोग थे, हमारी फैमिली में से बन गए। तो आम ताजर इस चीज़ के कैपेबल नहीं है, आप ये समझ? मैंने ये नहीं कहा। हाँ। अब हमारी 32 की एग्जेक्टिव कमेटी होती है। अब अगर आप 32 को 100 से ज़रब दें तो 32,000 लोग बनते हैं। अब 32,000 लोगों में से अगर हम 3 लोग बन गए तो क्या कोई गुनाह हो गया है? और एक और बात, जो 32 लोग हर साल बनते हैं, इश्यूज तो फिर उन्होंने अपनी कम्युनिटी के उठाने हैं। 32,000 आप कह रहे हैं, कई लाखों ताजिर हैं पाकिस्तान के अंदर, करोड़ों ताजिर होंगे मेरे ख्याल में, तो वो क्यों फिर अपनी एसोसिएशंस बनाते हैं? लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी, लाहौर के अंदर में अगर बात करूं तो लाहौर चैम्बर के होते हुए क्यों फिर वो एसोसिएशंस बनते हैं? एसोसिएशन सेक्टर्स की बनती हैं। जैसे मैंने एप्टमा का नाम लिया, जैसे मैंने स्टील का नाम लिया, जैसे मैंने टबैको का नाम लिया, ये एसोसिएशंस होती हैं जो एक सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें जो मेंबर्स हैं, क्योंकि वो सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब अगर मैं ताजिर हूं, जो इश्यूज मैं अपने बता सकता हूं वो आप नहीं बता सकते, जो टैक्स के प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने पड़ते हैं वो आप नहीं बता सकते। तो देखें, जो लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट होता है उसे तो इतना तैयार होके आना चाहिए और उसे तो इतना एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए कि वो हर बिजनेस, हर सेक्टर के और हर जो स्फेयर है जिसमें आपका ट्रेडर है, आपका इंपोर्टर है, आपका मैन्युफैक्चरर है, आपको उसके इश्यूज का पता हो। और जो सबसे जरूरी बात है, जिस तरह से रैपिडली आपके कवानीन बदल रहे हैं उसको अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। तो देखें, मैं पिछले 100 प्रेसिडेंट्स की बात नहीं करता, मैं तो अपनी बात करूंगा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ट्राइड माय लेवल बेस्ट। मैंने हर वो इशू रिजॉल्व करने की भी कोशिश की, मैंने वो इशू उठाया भी। सिर्फ मैंने ये नहीं किया कि नारे लगाए और बड़कें लगाई और मैंने इल्जामात लगाए, मैंने काम भी किया। ये आप अपनी हद तक कह रहे हैं कि मैंने ये किया। आप अपने ग्रुप, अगर आपके ग्रुप के हवाले से कोई सवाल करे तो फिर आप ये सेम आंसर देंगे? आप ग्रुप के हवाले से क्या सवाल? क्योंकि जो ये ग्रुप्स होते हैं ना आपके, जब आपके इलेक्शंस होते हैं तो आपका ग्रुप होता है। इस वक्त जो प्रेसिडेंट है मेरे ख्याल में आपके ग्रुप से नहीं है, वो हमारे ग्रुप से नहीं है, आपसे ग्रुप से नहीं है। जो आपका ग्रुप है उनके कई सदर होंगे, है कई सदर, बिल्कुल। तो आप वो क्या समझते हैं कि आपके ग्रुप के सारे सदर ने अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की? अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि देखें, हम वी लर्न फ्रॉम अवर सीनियर्स। ठीक है, चाहे वो हमारे ग्रुप के हैं, चाहे वो हमारे ग्रुप के नहीं हैं, आपको सीखना है उनसे। ये तो फिर आप किन्हें कह रहे हैं कि ये हम बढ़के नहीं मारते, कोई और बढ़के मारता है? देखिए, मैं क्या उस पे बात करूं, जब आप सवाल जो प्रेसिडेंट सदर साहब है जी, मैं बिल्कुल प्रेसिडेंट सदर की बात कर रहा हूँ कि वो बढ़के मारते हैं। और यहाँ तक बढ़के मारते हैं कि कभी वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोल रहे होते हैं, कभी वो सिटिंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोल रहे होते हैं, कभी वो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोल रहे होते हैं, कभी वो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बोल रहे होते हैं। उन्हें शिकायतें ही हैं हर एक से, और जहां तक मेरे इल्म में है उनका अपना ग्रुप उनसे नाराज है और उनके इश्यूज हैं अपने कंसर्न ग्रुप्स के साथ। अभी पिछले दिनों उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम, बल्कि उन्होंने इस हद तक एक गिरी हुई हरकत की कि उन्होंने ये कहा कि लाहौर चैम्बर के साबका सदूर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्वस है। ये इल्जाम है लगाने वाला। और उन्होंने मेरे ऊपर भी ये इल्जाम लगाया कि काशिफ अनवर ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है, और जिन एक वाहिद शख्स के लिए उन्होंने FIA को एप्लीकेशन दी, मैंने उन साहब को अपने दफ्तर में बुला के चाय पिलवा दी। तो झूठा इल्जाम लगाया और उन्होंने एम्बेसीज को लिख दिया। मेरा सवाल ये नहीं है, अब मेरा सवाल ये है कि उन्होंने तो शायद मेरे बुगज में ये हरकतें कर दी। ठीक है, हमारे 40,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, उनका क्या होगा? ठीक है, जब वो एम्बेसी वोट लेने के लिए जाएंगे, सॉरी, जब वो एम्बेसी में जाएंगे अपने वीजे के लिए, किसी रिकमेंडेशन के लिए, तो आपकी एम्बेसी क्या उसको ये नहीं कहेगी कि आपके सदर ने कहा है कि आपका तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्वस हैं आप लोग? देखें, आपको इल्जाम लगाते हुए कुछ सोचना चाहिए। तो फिर आपने कोई कानूनी रास्ता इख्तियार किया? जी, मैंने बिल्कुल कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। मैंने FIA में भी उनकी कंप्लेंट की है, मैंने DGTO को भी कंप्लेंट की है, मैंने SCCP को भी कंप्लेंट की है। मैंने क्योंकि मैं
एक्स ऑफिशियो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हूँ। मैंने सिटिंग ईसी को भी रिक्वेस्ट की है कि इन्हें डी सीट किया जाए, इन्हें मुअत्तल किया जाए, इन्हें सीट से उतारा जाए, और डीजीटीओ को मैंने रिक्वेस्ट की है कि इनको फाइन किया जाए, और एफआईए को मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि जो इन्होंने मेरी डेफेमेशन की है इनको पेनलाइज किया जाए। क्योंकि देखें, आप जब घर के सरबड़ा होते हैं, आप घर के बड़े होते हैं, तो फिर आप लोगों पे इल्जामात नहीं लगाते। आप घर की जो कमियां अगर होती हैं, कोताहियां, आप अपने पेट से चादर नहीं उठाते, आप उसको समेट के चलते हैं, और फिर आप इल्जाम वो लगा रहे हैं जिसका प्रूफ ही आपके पास कोई नहीं है, झूठा। मैं खुद वीलॉग्स करता हूँ 2 मिनट्स विद काशिफ अनवर, तो मैंने उसमें कहा है कि इन्होंने झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। ठीक है, तो एक सदर को, एक सरबराह को ऐसी हरकत नहीं ये करनी इल्जाम वाली बात तो बिल्कुल, आप इस पे कानूनी रास्ता भी आपने इख्तियार किया और इखलाकी तौर पर भी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है कि आपने बात की कि कोई सरबराह है, अगर वो एक सरबराह है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पर, तो अगर वो तनकीद हुकूमत वक्त पे करते हैं तो क्या इसमें कोई मसला है? देखिए, बिल्कुल मसला नहीं है। क्या कोई, आप नहीं समझते कोई ऐसे मसाइल उनको शायद नज़र आ रहे हों जिनकी वजह से वो हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं? पिछले प्रेसिडेंट्स जो हैं वो तनकीद नहीं करते होंगे, मसाइल का हल नहीं करवाते होंगे? तेरा बाप आया है, आपके अब्बू आए हैं, बात तो दोनों एक है, लेकिन लहजे में, बात करने में, अदायगी में फ़र्क है। तो आप का जब एक डिपार्टमेंट के खिलाफ आप FBI को आप कह रहे हैं जी आप करप्ट हैं, आप चोर हैं, भाई ठीक है, आपने क्या, आपके पास इसके अलावा कोई और अल्टरनेट है कि आपने अपनी टैक्स की पॉलिसीज में आसानी किससे करवानी है? आपने उन्हीं के पास जाना है ना। अगर मैंने आपसे कोई रायत मांगनी है तो मैं ये कहूंगा आकर कि उमर साहब आप चोर हैं, उमर साहब आपने ये ज्यादती की, आप करप्ट इंसान हैं, लेकिन आपकी मेहरबानी, मुझे लोगों को ये फलां रियायत चाहिए, आप ये रियायत देंगे? आप मुझे रियायत देंगे? आप मुझे रियायत नहीं देंगे। तो मुझे आपकी तरफ उंगली नहीं उठानी। मेरा कंसर्न, मेरा इशू ये है कि आप मुझे वो रियायत दे दें। मुझे वो रियायत लेनी है अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए। चले, एक और बात, अभी जो हमारी हड़ताल हुई, अभी जो हमारे इश्यूज जो इस वक्त चल रहे हैं टैक्स के, जो 2 लाख रुपए के, और इतनी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज को इतना सख्त कर दिया है, उसमें आसानी क्या हुई है? मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या वो 2 लाख का इशू रिजॉल्व हुआ है? मैं तो यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जी, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी चैम्बर्स, लाहौर चैम्बर, कराची चैम्बर्स, इन सब ने ये कहा कि हम अपने वो इन इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हैं। गलत है, इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए, इश्यूज वहीं खड़े हैं, कैश के इश्यूज वहीं खड़े हैं, हमारी इनवॉइसिंग के इश्यूज वहीं खड़े हैं। क्योंकि जब इन्होंने हड़ताल की, ठीक की, इन्होंने इशू सही पॉइंट आउट किया कि टैक्स के मयज़ ये ठीक नहीं है। इस वक्त आप जो कह रहे हैं इंटीग्रेशन करवाएं, इसमें इशू है। आप कैश की ट्रीटमेंट का कह रहे हैं कि जनाब आप कैश अब कर ही नहीं सकते। वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए, वो वहीं खड़े हैं जहां पर वो पहले खड़े थे। हाँ, सिर्फ उसमें एक हद तक कमी आई है, जो गवर्नमेंट ने इख्तियार दे दिया था एक आम इंस्पेक्टर को भी कि वो जाकर बिजनेसमैन को अरेस्ट कर सकता है। हाँ, उसको अब उन्होंने थोड़ा सा लेंथी कर दिया है कि पहले कमेटी बनेगी, फिर मेंबर के पास जाएगा, फिर एक दोबारा कमेटी बनेगी जिसमें चैम्बर का रिप्रेजेंटेटिव भी होगा, और उसके बाद वो उसको अरेस्ट कर सकेगा। यस, वो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन कोई चीज़ विड्रॉ नहीं हुई, कोई चीज़ वापस नहीं हुई, तमाम कवानीन उसी हालत में वैसे ही खड़े हैं। मीनू भाई, आपका ये कहना है कि अगर उनकी इंटेंशन एक बेहतर इम्प्रूवमेंट करने की भी है तो उसको तरीक़ेकार उनको सही अपनाना चाहिए। सही अपनाना। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी बातों से ये एक तासुर और एक परसेप्शन क्रिएट हो सकता है कि जो अब सदर साहब बैठे हैं, क्या वो फिर अपनी सीट के कैपेबल नहीं है कि उनको तरीक़ेकार का भी मुवाजना नहीं करना पड़ रहा? मैंने आपको ये कहा कि बादशाहत अल्लाह देता है, अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाहत दी है, और वो अच्छे हैं, ठीक है, या वो अच्छे नहीं हैं, ये वक्त साबित करेगा उनके उतरने के बाद। या ये आप पूछें उनके ग्रुप से, ये आप पूछें उनके मुखालिफिन से। चूंकि मैं एक फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ, इमीडिएट पास्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ,
मैं नहीं समझता कि मैं अगर कोई ऐसी बात करूं तो वो मुनासिब बात होगी, लेकिन आप लोगों से पूछें कि उन्होंने क्या परफॉर्म किया जिस है। तरीके से वो तनकीद कर रहे हैं, जैसे आपने भी फरमाया कि पीएम साहब पे डायरेक्ट तनकीद करते हैं, क्या उनके नताइज उनको ये सीट के बाद जब वो उनके टेन्योर पूरा हो जाता है, क्या नताइज भुगतने पड़ेंगे? मैं समझता हूँ। किस किस्म के नताइज? मुझे नहीं पता, लेकिन देखें इस वक्त तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं गलत, अब तो कवानीन ही बहुत से बन गए। अब तो पीका एक्ट बन गया है कि अगर आपने कोई भी गलत बात की है तो आपको वो पीका एक्ट के तहत ही आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती है। तो एक कुर्सी पे जाकर एक फिर वही बात मैं कहूँगा कि एक इदारे का सरबड़ा होकर इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। आप ज़रूर पॉइंट आउट करें, हाईलाइट करें, मैंने भी किए हाईलाइट, लेकिन मैंने इस तरह से तनकीद नहीं की। उस वक्त तो ज़रूर लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात हो रही है, सही कर रहे हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इन पे कोई मुश्किल वक्त आया तो कोई साथ खड़ा नहीं होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इश्यूज़ को हमें रेज करना चाहिए, इश्यूज़ को रिजॉल्व करवाना चाहिए, और जिस डिपार्टमेंट से हमने उस इशू को रिजॉल्व करवाना है, देखिए हमें किताबी बात करनी है, 2+2 4 करना है जी। हम अगर आपको बुरा भला कहेंगे, हम अगर अवाम को कहेंगे या हम हुक्मरानों को कहेंगे या डिपार्टमेंट्स को कहेंगे, ऐसे इश्यूज नहीं रिजॉल्व होते। अच्छा, आपने कहा कोई साथ खड़ा नहीं होगा अगर इस तरीके से वो चलेंगे तो ये अब सदर साहब आपके अपोजिट मेरे ख्याल में पार्टी के हैं ना, आपने जैसे खुद फरमाया है, क्या ऐसी वजह समझते हैं कि आपकी जो आपका धड़ा है उसमें से इस साल प्रेसिडेंट नहीं बन सका? आपके साथ क्यों नहीं लोग खड़े? देखिए हम इकट्ठे थे, एक अंजुम निसार साहब का ग्रुप था, एक हमारे मियाँ मिसबा रहमान साहब का ग्रुप है, हम फाउंडर्स हैं, वो प्याफ के हैं, हम पिछले 24-25 साल से हम इकट्ठे काम कर रहे थे। हमारी लीडरशिप ने फैसला किया कि हम प्याफ के साथ नहीं चलना चाहते, हमारे चेयरमैन ने और हमारे कुछ फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ने, कि हमें इस ग्रुप को छोड़ना चाहिए, जिसका 2 से 3 दफ़ा हमारे चेयरमैन साहब भी ये अंदिया दे चुके हैं कि हाँ जी हमसे गलती हुई, हमसे गलत फैसला हुआ। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि हाँ हमें अलाइंस नहीं तोड़ना चाहिए था। दूसरे ग्रुप ने भी जो हमारे अलाइंस थे उन्होंने भी कहा था कि आप ये ना छोड़ें। और जो सबसे मज़ेदार बात है, मैंने, मेरे वालिद साहब और एक और फॉर्मर प्रेसिडेंट ने, हमने अपने बाकी 11 से 12 प्रेसिडेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इस वक्त अलायंस को ना तोड़ें, आप इसी तरह अलायंस को चलने दें। अगर आपने अलायंस को तोड़ना था तो उनको 3 से 4 महीने पहले कहते कि हम अलायंस को तोड़ना चाहते हैं, या आप इलेक्शन जीतें, इलेक्शन जीत कर आप उनको कहें कि जी देखें इस दफ़ा हमने आपके साथ इलेक्शन लड़ लिया, हम अगली दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा आप हार जाएंगे। तो अगर आप 24 से 25 साल से इलेक्शन जीत रहे हैं, तो अगर आप 1 साल में हार गए तो आप बाहर निकल के दोबारा मेहनत करके आ जाइएगा या लाइंस को तोड़ दीजिएगा। तो हमने गलत फैसला किया और उस गलत फैसले की वजह से हमारा ग्रुप आउट हो गया। और हमारे में कुछ ऐसी मछलियां भी हैं जिन्होंने काम नहीं किया, और कुछ ऐसे लोग जो हमारे फॉर्मर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स थे उन्होंने काम नहीं किया, हत्ता कि उन्होंने हमारे ग्रुप के खिलाफ काम किया कि आप हमारे ग्रुप के खिलाफ वोट डालें, क्योंकि उन्हें भी बहुत से इश्यूज थे, क्योंकि बहुत से ऐसे उसमें लोग हैं जो ऑफिस बेरर बनना चाहते थे, वो ऑफिस बेरर नहीं बन सके। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी वक्त में शायद इलेक्शन कर लड़ना चाहते थे दोबारा, वो इलेक्शन नहीं लड़ सके। तो उन्होंने अपने गुस्से को इस तरह से ग्रुप के खिलाफ निकाला। और मैं उनको कहता हूँ, मीर जाफर और मीर सादक, कि उन्होंने हमारे साथ दगा किया, धोखा किया, ग्रुप के साथ किया। और मैं एज अ प्रेसिडेंट, क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट भी था 2012 में, तो मैं तो एक ये स्टेटमेंट देता हूं कि अपने जाती मफाद के लिए ग्रुप को छोड़ना अपने अब्बा को छोड़ने के बराबर है। और अगर आप ग्रुप बदलना चाहते हैं अपनी जाती मफाद के लिए, तो अब्बा बदलने के बराबर है। आपने अभी तक कोई ग्रुप नहीं छोड़ा? मैंने कोई ग्रुप नहीं छोड़ा। वी आर फाउंडर्स। मेरे अब्बा को इस दफा कहा गया कि आप कोई दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लें, या आप, हमें आई ऑफर कि आपको हम दूसरा ग्रुप ज्वाइन करा देते हैं।
तो मेरे अब्बा ने कहा मैं ग्रुप नहीं छोड़ूंगा, मेरे हम फाउंडर्स हैं, हम शुरू से फाउंडर्स हैं। बड़ी सख्त बात कर दी जी, मैंने बड़ी सख्त बात की कि अगर कोई ग्रुप छोड़ता है तो उसने अपने ज़ाती अब्बा को मफाद छोड़ के दिया, लिए, ज़ाती बिल्कुल। मफाद के लिए। तो इन फ्यूचर अगर आपने ज़ाती मफाद के लिए कोई ग्रुप छोड़ा तो आप फिर? मैं आज ये कैटेगरिकली कहता हूं, मैं सियासत छोड़ दूंगा, फाउंडर्स नहीं छोड़ूंगा। और मैं कैटेगरिकली ये बात करता हूं कि अब भी हमने ये कहा कि हम सियासत छोड़ देंगे, लेकिन हम किसी और ग्रुप की तरफ नहीं जाएंगे। ये तो आपकी ये आपके बकौल जाती मफाद के लिए उन्होंने ग्रुप चेंज किया, मे भी कोई और वजह हो सकती है। मैंने इसीलिए और इसको एक्सप्लेन करके बात की है, जाती मफाद। और जाती मफाद होता है आप कुर्सी के लिए, या जाती मफाद होता है और आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना है, या जाती मफाद होता है और कोई आपको चीज मिलनी है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। मुझे सदर के हवाले से ज़रा बताइएगा। तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जब बिल्डिंग दिखते हैं, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग, स्टाफ मेंबर्स, हर तरफ एक प्रोटोकॉल मिल रहा होता है। क्या सदर की पर्क्स क्या होती हैं, क्या मराहत मिलती है? देखिए, हमारे किसी सदर की कोई पर्क नहीं होती, हमें कोई पैसे नहीं मिलते। ठीक है। और हम अपनी जेब से अगर खर्च करते हैं तो करते हैं। यस, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं मेहमान नवाजी भी, अपनी मेहमान नवाजी अपने पैसों से करता। ठीक है। और मैंने चैम्बर का कोई पैसा अपनी ज़ात पे खर्च नहीं कराया। मुझे नहीं पता, अल्टीमेटली बाकी भी नहीं कराते होंगे, नहीं करते, लेकिन मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ क्योंकि मैंने नहीं किया। और जहाँ तक वो इल्ज़ाम लगता है कि कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लिया या फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लिया, मैंने तो आज भी चैम्बर से 25,000 रुपया लेना है, मैंने देना नहीं है चैम्बर का। लेकिन देखें, बेईमानी सिर्फ ये नहीं होती कि आपने पैसा खर्च किया है, बेईमानी ये होती है कि आपने पैसा फालतू भी खर्च किया है। बेईमानी ये भी होती है कि आपने एक इंस्टीट्यूशन को या एक इदारे को, चाहे वो आपका अपना है चाहे वो किसी का है, उसको प्रॉपर टाइम नहीं दिया। बेईमानी ये भी होती है कि जिस दिल लगी से आपने काम करना था, आपने उस दिल लगी से उस महकमे के साथ काम नहीं किया। ये तमाम मेरे मुताबिक तो ये तमाम बेईमानियां हैं। अब एक ये इल्जाम भी है हमारे सदर के ऊपर कि उन्होंने 30 से 35 या 40 लाख रुपए के फूल लगवाए हैं लाहौर चैम्बर में। क्यों? ये भी तो फिर वो कहाँ से लगवाए? वो तो चैम्बर के पैसे से लगवाए ना, अपनी जेब से तो नहीं लगवाए। कहाँ से आता है चैम्बर का पैसा? हमारी जो अर्निंग्स हैं, हमारी मेंबरशिप्स होती हैं। मेंबरशिप्स जो है, जो मेंबरशिप की फीसेस होती हैं, कभी उनके ऑडिट भी होते हैं? बिल्कुल ऑडिट होते हैं। हमारा अल्टीमेटली एक्सटर्नल ऑडिटर है, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको ऑडिट करते हैं। वो हमें जो अपनी रिपोर्ट्स हैं वो प्रेजेंट करनी होती हैं। हमारी एससीसीपी को भी प्रेजेंट होती हैं, हमारी डीजीटीओ को भी प्रेजेंट होती हैं। अगर कोई ऑडिट करना चाहे तो वो ऑडिट कर भी सकता है। अब जैसे मैं चूंकि एक्स ऑफिशियो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ, तो मैंने ये पॉइंट उठा रखा है कि जब मैं 26 करोड़ रुपया छोड़कर आया था तो वो 22 करोड़ क्यों हो गया है। और देखें, जब आपके पैसे बढ़ रहे हैं तो पैसे फालतू खर्च करने से पैसे बढ़ते नहीं हैं, फालतू खर्च करने से पैसे कम होते हैं। ठीक है। तो इन्हें तो 25 का चले, कम से कम 27 नहीं कर सकते थे तो 26 का 26 ही रखते। मैंने तो मेरा तो ये सवाल बनता है ना कि मैंने 26 करोड़ छोड़ा है तो वो 22 करोड़ क्यों हो गया? बताएं क्यों हो गया 22 करोड़? कहाँ खर्च किया है, कैसे खर्च किया है, कौन सी दावतें किए हैं, कहाँ से खाने खाए हैं? तो इसमें ये बताएं कि किसी सदर पे करप्शन के केस बने हैं ऑडिट होने के बाद? देखिए, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अब बात ये है कि ये जो इश्यूज होते हैं ये एग्जीक्यूटिव कमेटी पॉइंट आउट करती है बीच में ड्यूरिंग द मीटिंग्स। हमारी क्यों मीटिंग्स होती हैं? हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग्स इसीलिए होती हैं, मीटिंग्स में हमारे जो अकाउंट्स हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है, ईसी उसको अप्रूव करती है, ईसी उस पर सवाल उठाती है और ईसी उसको कहती है कि ये नहीं होना चाहिए। अब मैंने एक सवाल उठा रखा है, चूंकि मैं ऑपोजिशन में हूँ, शायद एक फर्द ऑपोजिशन में हूँ, शायद इस पे कोई उस पे ना लिया जाए एक्शन, लेकिन मैंने एक पॉइंट तो उठा दिया है ना। अब एजीएम होनी है सितंबर में, तो ऑपोजिशन को चाहिए ना कि जाके पूछें, ना अप्रूव होने दें उस वक्त, आपका जो बिल पास होना है उसको ना होने दें एनुअल मीटिंग के अंदर। तो ये तो ऑपोजिशन को चाहिए कि जाके सवाल उठाए। मैंने तो पॉइंट दे दिया है। ठीक है। अच्छा, चैम्बर का जो है वो हुकूमत से बड़े गहरे ताल्लुकात बन सकते हैं अगर वो आवाम के मफाद के लिए काम करने के लिए चाहे। ख़ास तौर पे आप देखें, जैसे हमने बात की FBR की बात की आपने स्टार्ट में ही, PRA की बात की। PRA का इस टाइम सबसे बड़ा मसला है। आप लाहौर का ही देख लें तो लाहौर के जो कमिश्नर हैं PR के, वो गुजरांवाला का भी उनका इंचार्ज उनके पास है और लाहौर का भी, और 2 से 3 दिन इधर गुजारते हैं, 2 से 3 दिन उधर। बल्क ऑफ केसेस हैं यहाँ पे। एज ए लॉयर मुझे भी इस चीज़ का पता है कि बड़े फ्लड गेट्स हैं इस हवाले से
क्या समझते हैं कि इस हवाले से कभी चैम्बर ने भी इनिशिएटिव लिया है? देखिए, मैं फिर अपनी बात करूंगा कि आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ सेमिनार्स एंड अवेयरनेस। ठीक है। ओपन डोर पॉलिसी थी, मेरी कोशिश होती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार्स करवाऊं अपनी कम्युनिटी के लिए, जो और स्पेशली ये जो टैक्स की अवेयरनेस है उस पर। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे लाहौर चैम्बर में हर हफ्ते टैक्स क्लिनिक भी होता था, फ्री ऑफ कॉस्ट। हत्ता कि इस टैक्स क्लिनिक को देखकर SCCP के जो सिटिंग हमारे यहाँ पर इंचार्ज हैं, उन्होंने SCCP क्लिनिक भी स्टार्ट कर दिया था। दे यूज्ड टू कम टू लाहौर चैम्बर, अपनी टीम के साथ आते थे वो यहाँ पर। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा करते थे, उमर ज़हीर मीर साहब, वो यहाँ पर आकर टैक्स की लोगों को इंडिविजुअली गाइडेंस दिया करते थे। SCCP का डिपार्टमेंट आता था, वो आकर यहाँ पर SCCP के इश्यूज के मुतालिक बताता था। हमने PRA के मुतालिक अवेयरनेस दी, हमारे उमर फारूक साहब थे, वो यहाँ पर इंचार्ज थे हमारी नफेस के लिए, तो वो आते थे, हमारा मुस्तकिल राब्ता था। और अब भी देखिए, मैं ये नहीं कहता, चैम्बर्स इन डिपार्टमेंट्स के साथ अगर लाइजॉन में चले तो बहुत अच्छा काम कर सकती है। हमने एनवायरनमेंट के, तब मेरे वक्त में इश्यूज बहुत चल रहे थे, हमने उसको देखा। ये टैक्स की पॉलिसी, जब ताजिर दो स्कीम आई थी, सबसे पहले मैंने कहा कि ये एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल हो नहीं सकती। मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी के लिए एमनेस्टी मांगता हूँ, आज भी एमनेस्टी मांगता हूँ। एमनेस्टी के साथ साथ मैं डॉलर एमनेस्टी भी मांगता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो पैसा आपका मुल्क से बाहर जा रहा है, उस पैसे को आप मुल्क के अंदर रहने दें, वो पैसा आपके मुल्क के बाहर ना जाए। मैं ये भी कहता हूँ कि आप जो लोग जो टैक्स नेट के अंदर हैं, उनके लिए मुश्किलात ना पैदा करें, क्योंकि उनकी मुश्किलात को देख के जो लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं है, वो इस सिस्टम के अंदर नहीं आते। तो ये देखें, हमारा काम है इन इश्यूज को हाईलाइट करना, बार बार करना। अच्छा देखें, अब मेरे वक्त में 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी आए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी आए, मियाँ इसहाक डार साहब भी आए, मरियम साहिबा भी आई। ठीक है, वो दोनों प्राइम मिनिस्टर्स नहीं थे, बट दैट वाज एन ऑनर फॉर मी कि 2 प्राइम मिनिस्टर लाहौर चैम्बर में बैठे। फिर कई आपके दौर में, मेरे दौर में, आपके दौर में आपकी मुलाकात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी हुई थी। उसमें आपने क्या बात हुई थी? जो डॉलर का इशू उठा था, आपके भाई ने उठाया था कि जी डॉलर और जो रुपये की पैरिटी है उसको स्टेबल करवाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि हमें ये पता ही नहीं कि रुपये और डॉलर की पैरिटी ने कहाँ चले जाना है। मैंने और भी 2-3 इश्यूज उठाए थे, लेकिन जो डॉलर का इशू था वो उठवाया और वो उन्होंने सुना और उस पर उन्होंने अमल भी करवाया। देखिए, अब बात ये है, हमारा यही काम है कि इन इश्यूज को बार बार उठाना। अब ताजिर दो स्कीम आई, मैंने कहा ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके और बहुत से तरीके हैं जिस तरह से एप्लीकेबल हो सकती है। IMF की वजह से आपकी एमनेस्टी हो सकती है या नहीं हो सकती, मैं मांगता हूँ। भाई, मेरे कहने में या मेरे मांगने में अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए कोई बुराई तो नहीं ना है। हम मांग सकते हैं, हम आसानी मांगते हैं। जब तक हम आसानी नहीं मांगेंगे, हम आजकल क्या बात कर रहे हैं, आप हर एक को कहते हैं डॉक्यूमेंट हो जाओ, कैपिटल है नहीं। जब आपके पास कैपिटल नहीं है तो अगला अपने आप को डॉक्यूमेंट कैसे करेगा? आप जो सबसे ज्यादा लोग बाहर हैं वो रिटेलर्स बाहर हैं। अब रिटेलर्स क्यों बाहर हैं? पहली बात तो ये कि उनके पास कैपिटल नहीं है। दूसरी बात ये कि आप एक रिटेलर को ये कहते हैं कि अगर तुम्हारी सेल 2 करोड़ हो जाएगी तो तुम सेल्स टैक्स के अंदर आ जाओगे। हाउ इट कम्स? भाई 2 करोड़ वाला, अब क्या सेल्स टैक्स के कवानीन उतने ही आसान है? सेल्स टैक्स के कवानीन तो आसान है ही नहीं। इतनी मुश्किलात हैं कि जो लोग भी सेल्स टैक्स के अंदर हैं उन्होंने अपने लॉयज रखे हैं, टीमें रखी हैं जो उनके सेल्स टैक्स के निज़ाम को संभाल रहे होते हैं। तो आप एक आम ताजिर को कहते हैं कि भाई तुम सेल्स टैक्स के अंदर आओ। मैं तो ये कहता हूँ, एक आम ताजिर को आपको ये कहना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेड परचेज करो और जितनी मर्जी सेल करो, उसका टैक्स दे दो। अब एक और बात है, जो ये कवानीन बनाने वाले हैं, जो डॉक्यूमेंट कहते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट करना है, क्या वो तमाम कवानीन को अपने ऊपर एप्लीकेबल करते हैं? क्या जब वो जो भी कवानीन बनाने वाले हैं, जब वो मार्केट में जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेड चीजें खरीदते हैं? वो तो नहीं खरीदते। ठीक है। अच्छा, मुझे इसमें ये बताएं, राइट नाउ क्या सिचुएशन है इस टाइम? फील्ड मार्शल साहब ने बीच में इस्लामाबाद के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डिफरेंट जो प्रेसिडेंट्स हैं वहाँ पे मौजूद थे। करंट सिचुएशन क्या है पाकिस्तान के अंदर? क्या अब जो चैम्बर्स के इश्यूज़ हैं या चैम्बर जो इश्यूज़ रेज करता है, ठीक है, क्या उस पर काम हो रहा है?
देखें जब एक दफ़ा एक पॉलिसी बन जाती है तो अभी लाहौर चैम्बर ने, चले मैं उनको प्रेज़ भी करता हूँ कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया ये हड़ताल करने का या आवाज़ को उठाने का, लेकिन वो इशू तो रिजॉल्व नहीं हुआ। अच्छा। वो इशू तो वहीं है। अब अगर एक इशू रिजॉल्व ही नहीं हुआ तो फिर जब हम जो प्रपोजल्स देते हैं जी, वो तो शायद उस तरह से मानी नहीं जाती। बजट तो कहीं और से बन के आता है, बजट कोई और बनाता है। जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ के इश्यूज़ हैं, शायद वो उस तरह से रिज़ॉल्व नहीं होते। अगर वो उस तरह से रिज़ॉल्व हों तो बेहतरी हो। तो मैं ये समझता हूँ कि यस, लाइजॉन डिपार्टमेंट्स का है, जिस हद तक डिपार्टमेंट्स लाइजॉन कर सकते हैं वो करते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स की, ख़ासतौर पे एफबीआर की, जब वो बात आ जाती है कि जनाब आप इसको चेंज करें, तो वो जो कमिश्नर्स भी हैं और आरटीओज भी हैं वो ये कहते हैं कि ये तो पॉलिसी मैटर है, ये तो एफबीआर हेड ऑफिस करेगा। तो वो भी उनके इख्तियार से बाहर चला जाता है। तो जब तक आप स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं बैठेंगे, जब तक आप स्टेक होल्डर्स के इश्यूज को समझेंगे नहीं, जब तक आप उनको साथ लेके नहीं चलेंगे, अगर आप कानून बनाकर उनसे मशावरत करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स ऐसे ही रहेंगे। कानून को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको मशावरत करनी चाहिए। अगर आप मशावरत करके स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलेंगे तो वो इम्प्लीमेंट भी बेहतर होगा और उसके रिजल्ट्स भी बेहतर आएंगे। अच्छा, जो सनतकार होते हैं सबसे बड़ा ज़्यादा नाता उनका पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के हवाले से होता है। इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि आप मज़ीद इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? देखें, अभी जो प्रेजेंट बजट आया उसमें ड्यूटीज़ को कम किया गया है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि जो हमारे इश्यूज़ हैं एक मैन्युफैक्चरर के, वो रुपये और डॉलर की पैरिटी है। कहाँ हम 125 रुपये पे काम करते थे या 150 पे करते थे, आज हम वही काम 250 और 300 पे करते हैं। क्या रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। इन्फ्लेशन को आप देख लें तो इन्फ्लेशन 22 से 4-5% पे आ गई है। तो महंगाई तो कम नहीं हुई, इन्फ्लेशन ज़रूर कम हो गई है कि जो रेट है, जो प्राइस बढ़ने का रेशो है वो कम हो गया है। प्राइसेस तो वही है, प्राइसेस तो कम नहीं हुई है। ठीक है। दूसरी तरफ आपका इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ गया है। अब अगर आप इंटरेस्ट रेट को भी ले आए हैं तो जिनकी इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं या जिन्होंने हाई कॉस्ट पे अपनी मशीनरी लगा ली है, उनका तो नुकसान हो गया। आप बिजली के रेट्स को देख लें, आप गैस के रेट्स को देख लें। अब ये चीज़ें आपके मुल्क के अंदर महंगाई को बढ़ा रही हैं। अब अगर इन्हीं चीज़ों के साथ आप एक्सपोर्ट करने चाहते हैं तो क्या इज़ इट फिजिबल कि आप इंटरनेशनल मार्केट में compete कर पाएंगे? तो देखें, ये आप इंटरनेशनल मार्केट में तो तब compete करते हैं ना कि आपका प्रोडक्ट वैल्यू वाइज भी ठीक हो, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी, इसमें जो उसकी, जो हम कहते हैं कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, बाकी में compete कर सके वैल्यू एडिशन के साथ। क्या हमने वैल्यू एडिशन की है, हमें ब्रांडिंग क्या हमने की है? तो ये चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम लैग करते हैं और इस पे हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। और जो दूसरी बात है, आपकी क्वालिटी तब तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक टेक्नोलॉजी आपके मुल्क के अंदर नहीं आएगी। और टेक्नोलॉजी आपकी तब आएगी जब आपके पास एडवांस्ड एंड लेटेस्ट मशीनरी होगी। क्या हम इंपोर्ट कर सकते हैं? दूसरी बात कि अब इस मुल्क में जितना आप टैक्स के सिस्टम को टाइट करते जा रहे हैं, आपका मल्टीनेशनल कंपनीज, आपके लोकल इन्वेस्टर्स तो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो हमें ऐसा माहौल यहाँ पर देना है कि आपके मुल्क के अंदर जो एक इम्प्रेशन आपका फॉरेन इन्वेस्टर दे रहा है कि हम इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, that is which is not good for others to invest in this country, हमें उसे भी ठीक करना है। आपके लोकल इन्वेस्टर को यहाँ पर रोकना है। और जो आपका इस वक्त इन्वेस्टर आपके मुल्क के अंदर है जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी है। अच्छा, इसमें मुझे इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बताएं। टेक्सटाइल एंड फ्लोर मिल्स, शुगर मिल्स, ये कहा यह जाता है कि जो चैम्बर, जिस भी शहर का चैम्बर है उसके अंदर ख़ास तौर पे वो मेंबर्स एक किस्म का माफिया होता है जो एक्सप्लॉइट करता है आवाम को। ख़ास तौर पे आप देखें तो
जैसे फ्लोर मिल्स वाले हैं या शुगर मिल्स वाले हैं, स्टोर कर लेते हैं, एक बहरान पैदा कर देते हैं। तो वो ये कहा जाता है कि चैम्बर भी इनको एक हद तक इनको प्रोटेक्ट करता है। क्या इस चीज़ में सदाकत नहीं, है? बिल्कुल कोई सदाकत नहीं, मैं नहीं समझता इसमें कोई सदाकत नहीं है। कि क्या वो चैम्बर का हिस्सा नहीं होते? वो भी तो देखें, चैम्बर का हिस्सा ज़रूर होते हैं, लेकिन चलें अभी मैं मिसाल देता हूँ। अभी आपने शुगर एक्सपोर्ट कर दी और फिर शुगर इंपोर्ट कर ली, शुगर का बुरान हो गया, ठीक है, चैम्बर इन्वॉल्व था। उससे पहले गंदम का इशू आ गया, गंदम एक्सपोर्ट कर दी फिर इंपोर्ट कर दी, किसी चैम्बर ने किया है, किसी चैम्बर के बंदे ने किया है। नहीं, चैम्बर के पार्ट नहीं होते वो। देखिए, पार्ट होने का ये मतलब नहीं है कि वो उन्होंने किया है। इसमें ये बिल्कुल कोई सदाकत नहीं है कि भाई वो अगर एक किसी सेक्टर ने किया है या किसी एक ग्रुप ने किया है तो चैम्बर उसमें इन्वॉल्व है। क्या चैम्बर्स इतने ज़्यादा मजबूत हैं और इतने इन्फ्लुएंस है चैम्बर का कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को चेंज कर देते हैं? अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को चेंज करना हो तो फिर जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है और अपने लिए जो हमने टैक्स के मसाइल को आसान करना है हम वो ना करवा लें। हमने हर गलत काम में लाहौर चैम्बर या किसी और ओवरऑल बात कर या किसी और चैम्बर ने भी किसी गलत काम में ही अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना है। देखें, ये माफियाज की जहां तक आपने बात शायद की आप ये लाहौर तक महदूद आप इस चीज़ को समझते हो। नहीं, मैं नहीं कह रहा। बेसिकली मेरा ताल्लुक डीजी खान से है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट डिवीजन्स हैं जहाँ पे आपकी चैम्बर होती है, ठीक है, और चैम्बर्स के अंदर ऐसे नुमायां चेहरे होते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको सपोज एग्जांपल दे दूँ डीजी खान चैम्बर की। डीजी खान चैम्बर के अंदर मैंने ऐसे प्रेसिडेंट देखे जो मतलब कि जो वीट कंपनीज़ हैं या दूसरी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं, वो कंपनीज़ के ऑनर्स हैं और उन्होंने बड़ा एक्सप्लॉइट किया आवाम को और कोई सवाल करने वाला उनसे नहीं था। देखिए, मैं फिर नहीं समझता। देखिए, आप लाहौर के महदूद तक ना समझें। आप देखें ये ऐसी कुछ ये देखें आपके कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे वीट है, शुगर है, ये किसी एक सेक्टर या एक इलाके से ये महदूद नहीं होते। इनकी अगर आप इसका अफेक्ट पूरे मुल्क पे आता है और इसका जवाब मौजूदा हुकूमत को देना पड़ता है। ठीक है। तो मैं नहीं ये समझता कि कोई चैम्बर भी उसको अपने ज़ाती मफाद के लिए या कोई ग्रुप ज़ाती मफाद के लिए उसको गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर जाए और वो पॉलिसी बना दे। हाँ, सेक्टर ज़रूर हो सकता है, कोई एक किसी भी जो इतना स्ट्रॉन्ग सेक्टर हो वो अपने सेक्टर के लिए कोई पॉलिसी बनवा ले तो शायद ये हो जाए, लेकिन मैं चैम्बर की हद तक मैं ये नहीं समझता। ठीक है, आखिरी सवाल फिर मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा। पाकिस्तान की मईशत का ओवरऑल जो सूरत हाल है उसमें क्या समझते हैं कि चैम्बर्स और डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं बिजनेस सेक्टर्स किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान की मईशत और मजबूत हो? देखिए, मैंने आपसे कहा कि चूँकि हम स्टेक होल्डर्स और स्टेट के दरमियान एक ऐसा बीच में एक ग्रुप है जो उन इश्यूज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि पॉलिसीज़ बनाते वक्त चैम्बर्स को ऑन बोर्ड रखें, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड रखें, पॉलिसी बनाने के बाद इन ग्रुप्स को और स्टेक होल्डर्स की मशावरत ना ले, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के बाद इनकी मशावरत ना ले, इम्प्लीमेंट करने से पहले इनकी मशावरत ले। अगर ऐसे करेंगे तो बेहतर होगा। ट्रस्ट को जीतने की ज़रूरत है क्योंकि जो बहुत बड़ा फुकदान है वो ट्रस्ट का है। हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होंगी कि जिससे ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो सके, तो फिर तो आपका मुल्क बेहतर होगा। और अगर हम कहेंगे कि हमने इसी तरह से चलना है और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें और यहाँ से निकल कर भी कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं, जैसे अगर हम आजकल फ्लड की बात करें तो डैम्स का बनना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? उससे आपकी बिजली सस्ती होगी, उससे आपका नुकसान कम होगा, उससे आपकी ज़राअत बेहतर होगी और बहुत से फ़वाइद हैं। तो हमें सिर्फ टैक्स को ही नहीं बढ़ाना, हमें बाकी जो हमारे लूप होल्स हैं हमें उन्हें भी देखना है ताकि हम मुल्क को बेहतर और मजबूत बना सकें। बिल्कुल, बहुत आपने अच्छी बात की है कि टैक्स से हट के भी बहुत सारी चीज़ें जो ग्रे एरियाज़ हैं उन्हें हमें जो है वो मेरे ख्याल में एज सुन एज पॉसिबल उनको रिजॉल्व करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर काशिफ साहब, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।